Hello students. So from this video we are going to start our new chapter, which is chapter number 3, Plant Kingdom. In the previous chapter we look at the broad classification of a living organism under the system proposed by the Whittaker, wherein the suggested the 5 kingdom classification, that was the Monera, Protista, Fungi, Animalia and the Plantae. In this chapter, we will deal in a detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. तो हमने हमारे पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में जो कि था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जाना बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के बारे में, और हमारा जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन था विटेकर द्वारा दिया गया, और उन्होंने हमें जो क्लासिफिकेशन दिया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिला, प्लांटे के रूप में बटा हुआ था। इस चैप्टर में हम सिर्फ किंगडम प्लांटे के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, और जिसे हम पॉपुलरली प्लांट किंगडम के तरीके से जानते हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस देखे। जनरली जो प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी समझ उन प्लांट्स के प्रति दिन प्रतिदिन चेंजेस होते जा रही है। Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from a Plantae through earlier classification put them in the same kingdoms. अब कुछ फंगी हैं, कुछ मेंबर्स हैं मोनेरा किंगडम के, प्रोटिस्टा किंगडम के, अब जिनमें हमें पाई गई है कि अब हमने डिस्कवर किया कि उनके अंदर सेल वॉल भी हैं, तो उन्हें उन किंगडम में से उठाकर वापस प्लांट किंगडम में डाला गया है, क्योंकि हम जनरली जानते हैं कि जो सेल होती है प्लांट की, उनके अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है। तो इसी तरह ये जो सारी क्लासिफिकेशन है दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, क्योंकि उनके अंदर नई नई डिस्कवरीज होती जा रही हैं। सो द साइनोबैक्टीरिया डेट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन algae आर नॉट algae एनीमोर। तो इसी तरह जैसे फंगे, मोनेरा और प्रोटिस्टा में हुआ, वैसे ही जो साइनोबैक्टीरियाज थे जिन्हें हम ब्लू ग्रीन algae की तरह जानते हैं, वो भी अब algae नहीं है। In this chapter, we will describe Plantae under algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। और इस चैप्टर में हम जो किंगडम प्लांटे हैं उनमें और 5 नए ग्रुप ऐड कर रहे हैं, और 5 नए ग्रुप की तरह उन्हें हम जानने वाले हैं, जो कि है algae, bryophyte, pteridophytes, gymnosperms और angiosperms। Let us also look at a classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system। तो अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में से जानने से शुरू करते हैं, जिनमें बहुत सारे नए नए चीज़ें ऐड की गई हैं, जो जिनकी वजह से क्या कि क्लासिफिकेशन पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्लासिफिकेशन पूरा चेंज हो जाता है। The earlier system of a classification used only gross superficial morphological character such as a habitat, color, number and a shape of a leaves or etc. और जो हमारे पहले जो क्लासिफिकेशन थे वो सिर्फ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि उनका हैबिटेट, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनका कलर क्या है, वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है, उनके जो लीव्स हैं उनका शेप्स क्या है, इनके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन होता था। They were based mainly on a vegetative character or on the androcym structure system given by the Linnaeus। और उनकी जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो एंड्रोसिम स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी बेस होता था इनका क्लासिफिकेशन। Such system were artificial। They separated the closely related species since they were based on a few characteristics। तो ये जो सिस्टम थी, ये जो हम सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या तो एंड्रोसिप स्ट्रक्चर या तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर से जब हम उन्हें क्लासिफिकेशन करते थे, तो ये सारी सिस्टम एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाती थी। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment।
और जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उनके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर भी इंक्लूडेड थे, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो इजीली एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। यानी अगर उन्हें सूटेबल एनवायरनमेंट ना मिले तो उनके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि फ्लावर आएंगे नहीं, फ्रूट आएंगे नहीं। तो उसकी वजह से जो हम क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। तो इसी वजह से उनके खिलाफ हमने लाना पड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि which were based on a natural affinity among the organism and considered not only the external feature but also the internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology, phytochemistry। तो इसी वजह से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि उनके एक्सटर्नल फीचर यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे ही डिपेंड नहीं करता था, उनके इंटरनल फीचर्स पे भी डिपेंड करता था। तो इंटरनल फीचर्स जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उनकी एनाटॉमी हो गई, उनकी एम्ब्रियोज की स्ट्रक्चर हो गई और उनकी फाइटोकेमिस्ट्री हो गई। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर अ फ्लावरिंग प्लांट was given by a George Bentham and Joseph Dalton Hooker। तो ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इन दो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, जो कि थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे जोसेफ डाल्टन हुकर। एट प्रेजेंट phylogenetic classification system based on a evolutionary relationship between the various organism are acceptable। अब हाल के टाइम में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उन्हें हम मानते हैं, जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम उनके एंसेस्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके एंसेस्टर के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी, जिनकी क्लासिफिकेशन सेम होगी, वो सेम एंसेस्टर से आए होंगे। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफ़िकल्टीज इन अ क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए हमें दूसरे सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ती है, कलेक्ट करनी पड़ती है, ताकि हम ये जो क्लासिफिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ है उन्हें रिसॉल्व कर सके, उन्हें सुलझा सके। दिस बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। और जब हमारे पास उनके एंसेस्टर के बारे में एक सही जानकारी ना हो, तब हमें उनके आसपास के सोर्सेज से जानकारी लेना एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एकदम ज़रूरी हो जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ easily carried out using computer is based on all the observable characteristic। अब हाल के दिनों में प्रेजेंट टाइम में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो इजीली कंप्यूटर्स द्वारा ऑपरेट की जाती है वो हमारे सिस्टम में लाई गई है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर एंड द डेटा आर देन प्रोसेस्ड। इसी जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उनमें नंबर और कोड्स दिए जाते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हमें नए नए मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स यानी जो हमें कैरेक्टर दिखते हैं या उनके कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें एक नंबर दिया जाता है या तो एक कोड दिया जाता है, ताकि उन्हें आगे प्रोसेस में लिया जा सके। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड। और इनमें छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनको एक नंबर या कोड दिया जाता है, और वैसे ही बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स इस प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर। और chemotaxonomy that uses the chemical constituent of a plant to resolve confusions are also used by a taxonomist these days। साथ ही साथ में साइटोटैक्सोनॉमी जो कि उनके क्रोमोसोम के नंबर्स पे, उनके स्ट्रक्चर पे, उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। और कीमोटैक्सोनॉमी यानी कि एक प्लांट या किंगडम प्लांटे के अंदर जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, उनके ऊपर जो डिपेंड करते हैं या उनके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो इस तरह
हम ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे टैक्सोनॉमिस्ट यानी कि जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जो साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर, इन सारी चीज़ों को मान देकर ये जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे लागू करते हैं। तो अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे डीप में सिस्टम के बारे में, और जो हमारे नए ग्रुप्स बने हैं आल्गे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके बारे में। थैंक यू।